Everybody, this is Yes Pandit here, and today we are going to continue from our last class. Last class में जो हमने छोड़ा था इस्लाम की जस्ट एंट्री करा के अरब इन्वेजन से, उसको हम आज लेके जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, हिज स्टोरी के अंदर। हिज का मतलब यहाँ पे राजा, स्टोरी में आपको यहाँ पे सुनाने आया हूँ। स्टोरी का कनेक्शन हम शुरुआत से बना के आ रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। आज की ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। उसका रीजन ये है कि आज मेडिवल हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे राजा है, बहुत सारे बैटल्स हुए, एक दूसरे के रेबल थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई, रीजन थे उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग है चीजें जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। एक काम आज से ध्यान रखना, आप लोग जब भी मेरी क्लास चला करेगी मैं रेगुलर लेके आऊंगा। मैंने आपको बताया था टाइम टू टाइम रेगुलर क्लास अपलोड करता रहूंगा। मैंने एम रखा है मार्च तक क्लासेस कंप्लीट कराने का। पॉलिटिकल लेक्चर भी अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ट्रिक्स वगैरह कैसे हम चीजें याद करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कोशिश करेंगे लक्ष्मीकांत या ऐसी कोई अच्छी बुक हम यहीं पे कवर कर लें अपने ट्रिक से, जैसे मैं पढ़ता था अपने टाइम पे। तो आई ट्राई टू कवर ऑल दोस थिंग्स। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, एक कॉपी और एक पेन ये लेके बैठा करो। जब वीडियो देख लेते हो उसके बाद वीडियो को एक बार फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखा करो। उसके बाद वीडियो को बंद करके सब चीजें रिकॉल करके, एक मैंने वीडियो बताया था आपको, माइंड मैप बनाने का तरीका समझाया था। अब आप आज से वो चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो। पूरी क्लास देखने के बाद एक बार नॉर्मल स्पीड में देखा करो, एक बार फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखा करो। उसके बाद बंद करके जितनी भी चीजें मैंने बताई होती है उसको रिकॉल करके एक माइंड मैप फॉर्म में बनाया करो। वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था काफी लोगों ने देखा होगा, माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, उसको एक बार देख लेना। इसके अलावा बुक्स वगैरह अगर आप रेफर करते हो तो रेफर कर सकते हो, अदरवाइज वैसे मैं यहाँ पे सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। बुक्स पढ़ने की स्ट्रेटेजी के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जैसे मैं बुक पढ़ता था, मैं कभी स्टेटमेंट वाइज बुक नहीं पढ़ता था, पूरा पूरा पेज पढ़ता था। उसके तरीके मैं आपको समझा दूंगा उस वीडियो के अंदर, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग है और उस इंटरेस्टिंग क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम हियर विद यू, इन फ्रंट ऑफ यू। और आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 711 AD से कंटिन्यू कर लेते हैं। 711 AD क्या हुआ था? अरब इन्वेजन करने की कोशिश। मंसूर हल्लाज ने यहां पे अब्दुल्ला और बुंदेला नाम के दो लोगों को 711 AD में भेजा था। 711 AD में अटैक करने को अरब्स आए थे बट हार गए थे। उसके बाद 712 AD के अंदर मोहम्मद भेजा गया, सिंध कॉन्कर किया उसने, सिंध को कब्जाया। एक चीज ध्यान रखना, वो पहला मुस्लिम इन्वेजन था और सक्सेसफुल इन्वेजन था, फाइन, बट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था मुस्लिम एम्पायर का उस टाइम पे। इस चीज को ध्यान रखना है। 712 AD के अंदर इन्वेजन हुआ और सक्सेसफुल इन्वेजन हुआ पहला। उसके बाद हम गए थे सीधा 1024 के अंदर हम गए थे और हमने 1024 के अंदर क्या देखा था? 1024 के अंदर हमने मोहम्मद गजनी का अटैक देखा था सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ पर अटैक करके गजनी ने 1024 में प्लंडर, लूट मचा दिया था। खूब पैसा लूट के गया था। इंडिया में पहले खूब पैसा हुआ करता था, खूब सोना हुआ करता था, मंदिरों में भरे रहते थे सोने। लूट के ले गया था वो, सारा का सारा लूट के ले गया था 1024 में। 17 बार उसने अटैक किया है सोमनाथ के अंदर। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ में टेंपल पे अटैक किया था उस समय सोमनाथ का रूलर कौन था? भीम वन। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइम पे। भीमा वन जो था वो वहां पे राजा था जिसको वहां पे हार का सामना करना पड़ा था और ये भाग गए थे। हार का सामना करना पड़ा था और ये भाग गए थे। 1024 के अंदर प्लंडर और लूट मची थी, मचाई गई थी मंदिर में, सोमनाथ में। 711, 712, 1024। अब हम जाएंगे आगे थोड़ा सा 1191 में। देखो, उस समय सिस्टम कुछ ऐसा बना था कि राजपूत बहुत इमर्जिंग थे, राजपूत बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो गए थे। राजपूत ने उस टाइम पे इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना दिया था नॉर्थ इंडिया के अंदर कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपना सिस्टम डिजाइन कर रखा था। अच्छी तरीके से बिजनेस चल रहे थे, अच्छी तरीके से किंगडम चल रहे थे। मतलब राजपूत ने अपना कंट्रोल अच्छा खासा बना रखा था उस समय इंडिया के अंदर, खासतौर से नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट के अंदर काफी अच्छा कंट्रोल था राजपूत का। अब क्या हुआ, राजपूत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान बहुत फेमस किंग है, बहुत फेमस राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 1191 के अंदर एक इंसान, एक बाहर से बंदा जिसका नाम था
मोहम्मद गौरी, नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद गौरी इंडिया के अंदर एंट्री किया। इंडिया के अंदर एंट्री किया मोहम्मद गौरी 1191 में, और उसने पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत के साथ बैटल ऑफ टेरेन लड़ा। पहला बैटल ऑफ टेरेन की अगर हम बात करेंगे तो वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था। गौरी ने, जब महमूद गौरी यहां पे एंटर किया था तो गौरी ने 1191 के अंदर बैटल ऑफ टेरेन लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ, लेकिन हार गया। क्यों हार गया उसका रीजन समझ लो। उस समय राजपूत के अंदर काफी यूनिटी हुआ करती थी। राजपूत ये चाहते थे कि इंडिया में कोई एंट्री ना कर पाए बाहर का बंदा कोई भी, तो अगर वो कोशिश भी करता था तो वो यूनाइट होकर उससे लड़ते थे और उसको हरा देते थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छे लीडर हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय जितने भी राजपूत लीडर थे या किंग थे सबको बैठाया, सबसे बात करी और बोला कि देखो ऐसा है, हमारे आपस के जो पंगे हैं उनको साइड करते हैं, लेकिन बाहर वाले पंगे से साथ मिलकर निपटते हैं। तो जब 1191 के बैटल ऑफ टेरेन नंबर 1 जब मोहम्मद गौरी एंट्री करने की कोशिश किया इंडिया के अंदर, तो उस समय सारे राजपूत इकट्ठे होकर इससे लड़े और इसको भगा दिया। 1191 में महमूद गौरी बहुत बुरी तरह हारा। जब महमूद गौरी बहुत बुरी तरह हारा तो वो फ्रस्ट्रेट हुआ, उसका ईगो हर्ट हुआ, उसे गुस्सा आया। एक साल तक वो इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान और दिमाग खराब होकर घूमता रहा, क्योंकि उसे भागना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था। एक साल के बाद उसने फिर से 1192 के अंदर, पेन कलर चेंज हो गया था, 1192 के अंदर सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन पृथ्वीराज चौहान से लड़ा वापस आके और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मुस्लिम रूल नॉर्थ इंडिया में आके सबसे पहले स्टेब्लिश किया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूल स्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर तरीके से बेस फाउंडेशन रखा कब गया होगा बड़े तरीके से, तो वो यहां रखा गया था। लेकिन अगर पहला इन्वेजन पूछा जाता है तो वो 712 AD में हुआ था, जो अरब इन्वेजन था। यहां पे गौरी ने इन्वेड भी किया और अपना एक स्टेब्लिशमेंट भी बना लिया। वहां पे सिंध कॉन्कर किया गया था 712 में। इसने यहां पे नॉर्थ इंडिया में राजपूत को हरा के अपना एक होल्ड बनाया, अपनी एक जगह बनाई, अपनी एक डायनेस्टी बनाई, जिसको बोला गया स्लेव डायनेस्टी। उसकी बात करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान 1191 में तो जीत गए थे, तो एक साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 1192 में हार गए? ऐसा क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्या हुआ। देखो, दो रीजन थे, क्वेश्चन आता है यूपीएससी में लिखने में, दो रीजन थे जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को 1192 बैटल ऑफ टेरेन नंबर 2 में हार का सामना करना पड़ा। पहला रीजन ये था कि 1191 के अंदर जब अटैक हुआ था उस समय राजपूत सारे एक साथ जुटे हुए थे, सारे यूनाइटेड थे, सब साथ में लड़े थे, जो कि 1192 में नहीं लड़े थे, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उनको लगता था कि ये दोबारा क्या आएगा, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए सारे राजपूत की जितनी भी ब्रांचेस थी वो लोग नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड रीजन जो बहुत बड़ा रीजन था, सेकंड रीजन ये था कि महमूद गौरी जब अटैक किया था 1192 के अंदर, तो उसको डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट हेल्प मिली थी पृथ्वीराज चौहान के कजिन जयचंद्र से। जयचंद्र का पृथ्वीराज चौहान के साथ क्लैश चलता था, उसको पसंद नहीं था पृथ्वीराज चौहान। तो जब महमूद गौरी हार के वापस भागा गया था तो जयचंद्र उसको कांटेक्ट किया, उसको समझाया, दोनों ने आपस में साठगांठ करी, और जब 1192 में अटैक हुआ तो कॉन्स्पिरेसी के साथ ये अटैक सक्सेसफुल बना दिया गया और पृथ्वीराज चौहान का यहां पे 1192 में बैटल ऑफ टेरेन नंबर 2 में फुल स्टॉप लग गया। और महमूद गौरी के इस अटैक के बाद यहां पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ पहली मुस्लिम डायनेस्टी, जिसको बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम रूल। स्लेव डायनेस्टी का मतलब समझते हैं, तो समझ में आ गया कनेक्शन। 711 फेल, 712 सक्सेसफुल पर छोटा सा सक्सेस, 1024 सिर्फ प्लंडर और लूट, ये सब मुस्लिम इन्वेजन है। उसके बाद 1191 अगेन फेल, 1192 कॉन्स्पिरेसी के साथ एंट्री इनटू इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ डायनेस्टी गुलाम रूल। डायनेस्टी मतलब स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, गुलाम का क्यों बोलते हैं यहां पे रूल? देखो, मोहम्मद गौरी जो एंट्री किया था, जब उसने डायनेस्टी बनाया था, तो उसका एक स्लेव हुआ करता था, एक गुलाम हुआ करता था, इसके नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भाई साहब जो थे ये गुलाम थे, ये स्लेव थे। इनको गौरी ने वहां का, दिल्ली का गवर्नर अपॉइंट कर दिया।
इनको बोला कि चलाओ, तुम चलाओ, तुम गवर्नर हो, तुम चलाओ। तो इसका मतलब पहला स्लेव जो अपॉइंट किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये वही बंदा है जिसे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था। उसके बाद इनके जो स्लेव थे इल्तुतमिश, उसने बाकी का पार्ट बनवाया, लेकिन पूरा नहीं बनवाया। जो आज आप देखते हो उसमें एक और बंदे का पार्ट है, उसने काम करवाया था। इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसकी हम तुगलक डायनेस्टी में बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक। इसका मतलब अगर कुतुब मीनार पे क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो आप कहोगे कुतुब मीनार में कंट्रीब्यूशन कुतुबुद्दीन ऐबक का इनिशियल, देन इल्तुतमिश जो इनके स्लेव थे, देन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बची हुई मंजिलें उसकी बनवा के तैयार करवा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे। इनके आने के बाद, इनके गवर्नर बनने के बाद जो डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसको बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। ये डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छा रूल किया है, काफी टाइम तक रूल किया है। देखो क्या होता था, दिल्ली को उस समय सेंटर माना जाता था, सेंटर बनाया जाता था, बाद में उसका कैपिटल भी ट्रांसफर किया गया था, उसकी हम बात करेंगे। तो वहां पे जब गवर्नर ऑफ दिल्ली इनको बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो इनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, मामलुक डायनेस्टी, जो 1211 से 1290 तक चली है। अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करेंगे तो कुछ डायनेस्टीज कंटिन्यूअसली आती चली गई थी जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, जिसमें एक मामलुक डायनेस्टी थी जो हमारी 1211 से 1290 तक गई थी। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, 1290 से 1320 तक गई थी। फिर 1320 से 1398 तक तुगलक डायनेस्टी आई। 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी आई। फिर 51 से 56 तक लोधी, और 56 के बाद की हम बात करेंगे जो हमारा मुगल रूल कहलाता है, उसकी हम बात करेंगे। वो भी आज की क्लास अच्छी है, थोड़ी लंबी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखना, बस कहानियां जोड़ते रहोगे तो मजा आएगा समझने में और पढ़ने में। तो मामलुक डायनेस्टी का जब स्टैब्लिशमेंट हुआ तो वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव थे, उनके खुद की एक स्लेव थी जिनका नाम था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। अब सिस्टम ऐसा बनता गया कि भाई एक बंदा जाएगा तो उसका स्लेव कंट्रोल ले लेगा, वो बंदा जाएगा तो उसका स्लेव कंट्रोल ले लेगा। दिस वाज द सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई तो इल्तुतमिश राजा बन गया। अब इल्तुतमिश के पास दो लोग थे, दो चीजें थी। चीजें का मतलब उसके दो अलग अलग, एक तो बेटी थी और उसके बेटे थे। इल्तुतमिश को ऐसा लगता था कि उसकी जो बेटी है जिनका नाम था रजिया सुल्तान, ये बहुत ज्यादा कैपेबल है, बहुत ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है इनके बेटे से ज्यादा। देखो हमेशा इंडिया के अंदर एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी चलती आ रही है, इसलिए इसका नाम हर स्टोरी नहीं है, इसका नाम हिज स्टोरी है। तो यहां पे उस टाइम पे भी ये सेम चीज थी। तो यहां पे किसी भी किंगडम में किसी को किंग बनाने की जगह एक क्वीन को किंग का दर्जा दे देना लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। बट वहां पे एक चीज क्लियरली डिफाइन थी कि ये बहुत ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल रखती थी, लेकिन इसके जो ब्रदर था उसका ईगो हर्ट हो गया कि ये क्या बदतमीजी हो गई। और इल्तुतमिश का एक स्लेव हुआ करता था, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, इल्तुतमिश का भी एक स्लेव हुआ करता था गियासुद्दीन बलबान। ये इल्तुतमिश के बेटे का एडवाइजर था, उसको बताता था, बेटा गाइड करता था, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो। इसकी गाइडेंस या कह दो मिस गाइडेंस के अंदर आके उन्होंने रजिया सुल्तान को रास्ते से हटाया मिलके। उसके बाद इस बंदे ने, क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी थी तो इसका दिमाग तो वहीं पे था कि मैं स्लेव हूं, मैं ही राजा बनेगा, बेटा बेटा हटाओ। इस बंदे ने दिमाग लगाया और सबको अपने रास्ते से हटा के फिर से राजा बन गया उस स्लेव डायनेस्टी का, मामलुक डायनेस्टी का। इसका मतलब गियासुद्दीन बलवान, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था जब स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो 1206 के आसपास का टाइम पीरियड आप बोल सकते हो। वहां से वो चलता 1290 तक गया था। इसमें 1266 से 1287 का जो पीरियड था ये गियासुद्दीन बलबान का पीरियड था। टाइम पीरियड फिर से रिकॉल करो, 711, 712, 1024, 1191 टेरेन नंबर 1, 1192 टेरेन नंबर 2, 1206 स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्टैब्लिशमेंट हो गया। 1206 से चल के 1290 तक वो डायनेस्टी गया, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका स्लेव इल्तुतमिश की बेटी रजिया, और रजिया के बाद गियासुद्दीन बलवान। ये कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बलवान के बाद, खत्म होने के बाद, जब 87 में बलवान चला गया तो 3 साल के लिए उनका छोटा मोटा कोई बच्चा था जिसकी वजह से कुछ संभाल नहीं पाया, वो खत्म हो गया इनका रूल। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद
इसके बाद आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट डायनेस्टी, जो नेक्स्ट रूल आता है वो आता है खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी रूल। खिलजी रूल की अगर हम बात करें, खिलजी रूल की अगर हम बात करें तो खिलजी रूल स्टार्ट हुआ जलालुद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी की एंट्री की अगर मैं बात करूं तो 1290 में गियासुद्दीन बलबान जब हट गया था तो 1290 से 1320 तक का जो पीरियड था, मेरी एक एक वर्ड को ध्यान रखना, चाहो तो नोट करते रहना, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है कि कौन सा आदमी कौन से पीरियड के अंदर था, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। 1290 से 1320 का जो पीरियड था, कौन से कहां का पीरियड, 1290 से 1320 का जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर जो रूल चला था वो रूल चला था खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी के अंदर दो बड़े रूलर हुए हैं, एक है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे आपकी जान पहचान है अलाउद्दीन खिलजी से। आपकी जान पहचान है ना, आपने मूवी देखी है पद्मावत, मूवी की बात भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी और उससे एक बड़ा अच्छी चीज क्लियर हो गई कि एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, उससे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है तो ठीक। अब जलालुद्दीन खिलजी का सिस्टम ऐसा था, वो ऐसा बंदा था, कब आया था जलालुद्दीन खिलजी, 1290 में गियासुद्दीन बलवान स्लेव ऑफ इल्तुतमिश रजिया को हटा के, उसके बेटे को भी हटा के, रजिया के नहीं इल्तुतमिश के बेटे को हटा के, क्योंकि उसी का तो एडवाइजर था वो, दोनों को हटा के वो खुद बना था किंग, उसको हट गया, वो मर गया तो उसके बच्चे संभाल नहीं पाए, जलालुद्दीन की एंट्री हो गई, खिलजी डायनेस्टी की एंट्री हो गई। खिलजी डायनेस्टी में जो जलालुद्दीन नाम का बंदा था, बहुत ही उदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, शांत दिमाग, सब पे भरोसा करने वाला सीधा आदमी। इतना सीधा आदमी था कि अगर कोई इसके साथ धोखा भी करता था ना और उसके सामने आके माफी मांग लेता था, भाई साहब अंकल गलती हो गई, तो माफ कर देता था, जाओ खुश रहो। जलालुद्दीन खिलजी बहुत बढ़िया बंदा, शांत बंदा, अच्छा बंदा, सीधा बंदा। बट उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बदमाश इंसान, तेज दिमाग, तर्रार दिमाग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एकदम 5 स्टार, टैलेंटेड बंदा, कॉन्स्पिरेसी करके उस कॉन्स्पिरेसी को सक्सेसफुल करने वाला बंदा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत गलतियां करता था, जलालुद्दीन खिलजी उसको माफ कर देते कि ठीक है बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, करो। पिक्चर में भी देखा है आपने, मूवी में भी देखा है, गलती पे गलती है, जलालुद्दीन खिलजी उसको माफ करते थे, बेटा जाओ खुश रहो, जो मन में आए वो करो, ऐश मारो। जलालुद्दीन खिलजी सीधे होने के वजह से लोगों की नजर में जलालुद्दीन खिलजी गिर गए। लोगों को लग रहा है बेवकूफ आदमी है, इसका बस कुछ है नहीं, सबको माफ कर देता है ये बंदा, देखो क्या उद्धड़ मचा के रखा है। उसके उद्धड़ की बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा टेंशन दी है हर किंग के दिमाग में, नॉट इवन इन नॉर्थ इंडिया, ऑल्सो इन साउथ इंडिया। देखो मैं आपको एक चीज समझा दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी अब तक, मैं आपको नोटिस करा देता हूं। अब तक हमने देखा था कि इंडिया के जो भी इन्वेशन हुए थे वो सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर हुए थे, साउथ इंडिया में कोई बंदा गया नहीं अब तक। जितनी भी लूट मची, जितना भी पैसा लेके बाहर गया, सारी की सारी चीजें कहां पे हुई हैं, नॉर्थ इंडिया में हुई हैं, नॉर्थ इंडिया के टाइम पे हुई हैं। आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना होगा, जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 1290 से 1320 एडी का जो पीरियड था, इस पीरियड में 1290 से 96 की अगर मैं बात करूं, इस पीरियड के बीच जो राजा थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1290 से 1320 एडी का जो पीरियड था, इसमें जो 1290 से 96 तक के पीरियड में जो राजा थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, सीधा बंदा। इस पीरियड में एक टाइम पीरियड आता है, मेरी बात को दिमाग में चिपका के रखना, 1293 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी ये करता है कि वो कहता है कि भाई इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है इस पे अभी तक अटैक नहीं हुआ। क्यों अटैक नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल पहाड़ों की वजह से लोग साउथ में जाना पसंद नहीं करते थे। वैसे भी नॉर्थ से इतना पैसा मिल जाता था, इतनी लूट मचा लेते थे कि उनका सेटिस्फेक्शन हो जाता था। सोने की चिड़िया था भाई भारत, पैसा सोना भरा पड़ा था, लोग सोना लेके भागते थे, इतना सोना था गिर भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 में, राजा कौन है 1293 में, 1290 से 96 तक राजा है जलालुद्दीन खिलजी, सीधा बंदा। 1293 पे अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ पे इन्वेड किया, लूट मचा के सारा का सारा पैसा वापस लेके आ गया। नाम किस पे आया? जलालुद्दीन खिलजी, सीधा बंदा, नाम उस पे आया। करा कांड कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सिमिलरली अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा कांड आप मूवी में देख चुके हो, बैटल ऑफ चित्तौड़। 1303 की अगर मैं बात करूं,
1320 तक जाएगा, 96 से अब 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने 96 में जलालुद्दीन खिलजी को भी करवा दिया, निपटवा दिया, खत्म करो इस बंदे का काम, टेंशन दे रहा मुझे, रोकता है, बताता है, समझाता है, मेरे को नहीं समझ रहा, संकी बंदा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत तगड़ी थी, शानदार एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक राजा को टेंशन देने वाला बंदा। इस बंदे ने 1303 में एक बैटल ऑफ चित्तौड़, क्योंकि आपने पद्मावत में देखा है, बैटल ऑफ चित्तौड़ लड़ा, किसके लिए? रानी पद्मावती के लिए। रानी पद्मावती की खूबसूरती इतनी ब्यूटीफुल थी कि लोगों के लिए वो बहुत ही इमेजिनरी टाइप का एक ब्यूटी थी, ऐसे समझ लो। लोगों को लगता था यार ये बहुत ही सुंदर है, ज्यादा कोई सुंदर हो नहीं सकता, ये पागल हो गया बंदा, इसने उनके लिए अटैक कर दिया चित्तौड़ पे। लेकिन अब वही है ना, रिजल्ट आप सब जानते हो, मिला उसे कुछ नहीं, वापस आना पड़ा, दिमाग और खराब हो गया। जितनी भी चीजें अलाउद्दीन खिलजी के अंदर की है अलाउद्दीन ने, उसका एक ही काम होता था, जो मैं चाहता हूं वो मैं करके रहूंगा। ये बंदा इतना ज्यादा इसका दिमाग ऊपर जा चुका था कि ये मुस्लिम्स को बोलता था कि मेरा नाम लो नमाज में, मैं खुदा हूं, मेरा नाम लो नमाज के अंदर। लोगों के सामने, लोगों के दिमाग में ये चीजें डाल देता था, इतना ज्यादा हाई लेवल का इसका खुद को लेकर प्राउड था। इस बंदे ने काफी अच्छी चीजें भी करी हैं। अगर मैं बात करूं तो इसने एक पॉलिसी निकाली थी, एक रूल निकाला था, दाग एंड चेरा रूल। दाग एंड CHERA, चेरा रूल का मतलब मैं बता देता हूं। दाग का मतलब होता है ये हॉर्सेस, जो घोड़े होते थे, इनकी ब्रांडिंग, अच्छा घोड़ा खराब घोड़ा, ब्रांडिंग ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। चेरा रूल, चेरा का मतलब जो सोल्जर्स होते थे उनकी बायोमेट्रिक होता है ना, बायोमेट्रिक भाई ऐसे करके उनकी डिटेलिंग इसने करवाई, दाग एंड चेरा रूल निकाला। अच्छा बंदा था। अगर आप बात करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव, दिमाग का थोड़ा सा सन की था, अपने मन की करने वाला बंदा था और लोगों से भी अपने मन की कराने वाला इंसान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो गई, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, क्यों हो गई डेथ? एक्चुअली क्या हुआ कि ये ऐसे कुछ कांड करने लग गया कि इंटरनल लोग इससे परेशान होने लग गए, कुछ इंटरनल रिवोल्ट हो गए छोटे, जिसकी वजह से कि डेथ हो गई। और इसके बाद धीरे धीरे खिलजी डायनेस्टी का एंड हो गया। अभी तक हमने दो चीजें पढ़नी है। अगर हम मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे, अगर हम रिकॉल करेंगे फटाफट जो हमने अभी तक पढ़ा है, आगे जाने से पहले कहानी को जोड़ के रखना है। 711 AD फेल्ड इन्वेजन था, सिर्फ इस्लामिक मुस्लिम इन्वेजन की बात कर रहे हैं हम। 712 AD ठीक हो गया, सिंध कॉन्कर कर लिया गया। ठीक, किस बंदे ने इन्वेड किया था? ये मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था, सिंध को कॉन्कर किया था। किसने भेजा था? मंसूर हल्लाज ने भेजा था। 712 AD के बाद 1024 AD की बात करोगे, प्लंडर सोमनाथ किसने किया था? गजनी ने किया था। किसके पीरियड में? भीमा वन के पीरियड में। भीमा वन कहां गए थे? भाग गए थे भाई साहब, हार गए थे। तो 1191 बैटल ऑफ टेरिन नंबर 1 कौन जीता? पृथ्वीराज, तो फेल हो गया। 1192 AD कौन जीता? मुस्लिम इन्वेजन करने वाला बंदा महमूद गौरी जीता, सक्सेसफुल हो गया। कब? 1192 में सक्सेसफुल हुआ, रहा। स्टार्ट किया उसने 1206 से, उसने ये स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया उसने? स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक रहे? 1290 तक उनकी डायनेस्टी रही, वो निकल लिए। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रजिया आई, रजिया के बाद गयासुद्दीन बलवान आया। 1287 में गयासुद्दीन बलवान भी चला गया। उसके बाद 1290 के अंदर इनकी डायनेस्टी एंड हो गई। 1219 पे जलालुद्दीन खिलजी, 1290 पे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक। 93 पे क्या हुआ था? पहला इन्वेजन साउथ पे 93 में हुआ था। किसके किंग में? कौन किंग था? किसके किंगडम में? जलालुद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर पहला इन्वेजन साउथ इंडिया का पूछा जाता है तो यही था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसके कहने पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा जलालुद्दीन, क्योंकि वही राजा थे, उनके बिना कुछ हो नहीं सकता था। बट जो भी था, नाम जलालुद्दीन पे ही आएगा। 1296 पे इनका खेल खत्म हो गया और 1296 से आगे बढ़ के जो डायनेस्टी चली वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चली, जो जहां के फुल स्टॉप हुई 1320 पे। इसका मतलब 1320 के अंदर हम दो डायनेस्टी खत्म कर चुके हैं। एक हम बात कर चुके हैं
स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं, वो आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। अभी तक मैंने आपको जो समझाया था उसमें एक चीज समझ में आ गई थी कि हमारी 1320 तक का जो पीरियड था उसमें खिलजी डायनेस्टी का खेल खत्म हो चुका है। खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन के बाद ज्यादा कोई संभालने वाला बंदा नहीं था। तो अब आती है डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से, ध्यान सुनना, 1320 से 1398 तक, 1320 से लेकर 1398 तक गई है। 1320 से लेकर 1398 तक गई है। इसके अंदर तुगलक के बहुत सारे राजा हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जिन्हों का मैंने बताया था, जिन्होंने कुतुब मीनार को और ज्यादा बढ़ाया था और बनाया था। ये सारे राजा आए, इनका सारा का सारा किंगडम चलता गया। इनको और इन डेप्थ जब हम पूरा का पूरा हिस्ट्री के अंदर घुसेंगे तो डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी है नहीं, लेकिन कुछ है जो एग्जाम में पूछते हैं, उनको हम इन डेप्थ जब बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको पहले से मैंने बताया, पूरा ओवरव्यू दूंगा जिससे आपका सारी चीजें कनेक्शन बन जाए। फिर हम अंदर घुसेंगे तो आप इजीली चीजों को रिलेट करके, ये हमने बेसिक बनाया है, इससे कंपेयर कर करके हम चीजें पढ़ लेंगे। भाई इससे पहले ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, बहुत आसानी से हिस्ट्री याद हो जाती है। ऐसी मैंने की थी। 1398 में क्या हुआ, 1398 के अंदर जब ये तुगलक का सारा सिस्टम चल रहा था, फिरोज शाह तुगलक भी थे, ये जो सारा सिस्टम चल रहा था, एक तैमूर नाम का सेंट्रल एशियन इन्वेडर एंट्री किया। और उस समय तुगलक डायनेस्टी के बहुत वीक रूलर चल रहे थे, बहुत वीक कंडीशन चल रहा था 1398 में। और इस तिमूर ने अटैक करके प्लंडर मचा दिया, लूट मचा दिया, जितना कुछ पैसा सोना सब था लेके भाग गया। और अपना एक गवर्नर, अपना एक बंदा जिसका नाम था खिज़िर खां, KHZIR, खिज़िर खां, इसको गवर्नर अपॉइंट करके चला गया तिमूर। वापस पैसा वैसा लेके इसको गवर्नर अपॉइंट करके इसने कहा मैं जा रहा हूं, आप हैंडल करो। ये खिज़िर खां जो बंदा था, ये वही बंदा था जिसने बाद में, किसके बाद में, तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। जो सैयद डायनेस्टी का रूल 14 से 1451 तक गया। बहुत छोटा रूल, बहुत छोटा टाइम पीरियड था जिसमें इसने रूल किया था। इसका नाम था खिज़िर खां, जिसको गवर्नर बनाया था तिमूर ने। तिमूर सेंट्रल एशियन था, इसने अटैक किया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, प्लंडर मचाया था, लूट मचाई थी और अपना एक बंदा छोड़ के चला गया था। इस टाइम पीरियड पे इसने बनाया अपना सैयद डायनेस्टी। 14 से 1451 तक का जो टाइम पीरियड था, ये था सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में जब एंड हो रहा था 1451 के टाइम पे, तो तिमूर की भी डेथ हो गई और इनके रूलर भी वीक पड़ गए। उस समय एक बंदा था जिसका नाम था बहलोल लोधी। ये लोधी जो बंदा था, बहलोल लोधी, इसने एंट्री मारी और इसने एक अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की जिसको बोला गया लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी और उसके बाद आए इब्राहिम लोधी, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। लोधी डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था 1451 में एंड हो गया था सैयद डायनेस्टी का। तो 1451 से लेकर 1526 तक का जो पीरियड है, जब तक मुगल्स नहीं आ जाते तब तक चला लोधी डायनेस्टी का पीरियड। इसमें बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया, सिकंदर लोधी ने कंटिन्यू किया और इब्राहिम लोधी के साथ फुल स्टॉप लगा। कंडीशन क्या बनी मैं आपको समझाता हूं। लोधी डायनेस्टी के अंदर इब्राहिम लोधी जो थे 1517 के टाइम पीरियड पे इनका रूल चल रहा था। ये थ्रोन पे थे, ये थे उस समय राजा, सुल्तान बोलते थे इनको उस टाइम पे। ये सुल्तान कहलाना पसंद करते थे अपने आप को, इसलिए इस पीरियड को बोला जाता है 1526 तक के दिल्ली सल्तनत। सुल्तान, इनको लगता था सुल्तान बोला जाए मुझे, मैं एकदम सुल्तान हूं, मैं किंग नहीं, सुल्तान चलेगा अपना। इब्राहिम लोधी 1517 में, इनको लोग पसंद नहीं करते थे, इनसे लोग चिढ़ते थे, इनको लगता है यार ऐसी है, ऐसी बेवकूफ आदमी है, लोग पसंद नहीं करते थे। तो इब्राहिम लोधी के एक अंकल हुआ करते थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। लोधी जितने भी थे, इसमें जितने भी लोधी डायनेस्टी के अंदर जो लोग हुआ करते थे, ये इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते थे। दौलत खान लोधी ने ये बोला कि भाई मेरे को भी ये बंदा पसंद नहीं है, भले ही मैं इसका अंकल हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक बंदा है
जो यहां पे अटैक कर सकता है और हमारी हेल्प करके इसको हटाने में हमारी हेल्प कर सकता है। वो बंदे का नाम था बाबर। दौलत खान लोधी ने, जो ये लोधी कौन हुए? ये लोधी हुए अफगानी थे। ये लोधी ने, दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया, फोन क्या लगाया, मतलब फोन तो नहीं थे, डायरेक्ट कांटेक्ट किया, भाई जैसे भी किया होगा, वो निकालते थे ना चिट्ठी पत्री, और बोला कि ऐसा है, आ जाओ तुम आओ यार, बहुत यहाँ पे वो मच चुका है, परेशानी चल रही है, निपटाओ इस आदमी को और आओ तुम एंट्री करो, मुझे कुछ रिलीफ दिलाओ। 1517 में ये खेल खेला गया। 1517 में ये खेल खेला गया और जब बाबर की एंट्री हुई तो 1526 में, ये 1517 का पीरियड था जब ईरान लोधी का टाइम पीरियड था, उस समय ये चीजें हुई थी। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत खेला गया। किस किस के बीच की बात कर रहा हूं मैं? लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर वाज अ मुगल। बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ ये खेल खेला। कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत। कब? 1526 में। कौन था? इब्राहिम लोधी का टाइम पीरियड था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी पे लग गया फुल स्टॉप। विद दैट लोधी डायनेस्टी पे लग गया फुल स्टॉप। लोधी डायनेस्टी पे फुल स्टॉप लगने के बाद यहां पे बाबर की एंट्री हो चुकी थी। अब पॉइंट ये है कि बाबर 1526 में एंट्री कर गया, लेकिन इंडिया के अंदर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये डायनेस्टी में किसी बंदे को हटा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी राजपूत को हराना, क्योंकि राजपूत से डरते थे लोग। राजपूत से लोगों को लगता था डर। बाबर ने कोशिश की कि मैं एक काम करता हूं, राजपूत से लड़ाई करके अपना एक बहुत ही खतरनाक वाला सेटलमेंट या फाउंडेशन इंडिया में रखता हूं, जिससे मैं पूरा कंट्रोल कर पाऊं। उसके लिए उसे चाहिए आर्मी। अब पॉइंट ये है, जो बाबर के पास आर्मी थी वो अच्छी आर्मी थी, बढ़िया आर्मी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय जो राजपूत के हेड थे वो थे भाई साहब राणा सांगा। राणा सांगा से लोग कपकपाते थे, डरते थे, अरे इनसे कौन लड़ेगा, खतरनाक आदमी है। ये बोला बाबर अपने आर्मी से जाके बोला, तुम लोगों के पास तोप है, तुम लोगों के पास ताकत है, तुम लोगों के पास दिमाग है। जब ये सब बोल रहा था, ये सारी चीजें समझा रहा था, उस टाइम पे वो जो आर्मी ने पूछा एक बंदे ने कि भाई साहब ये बता दो, एक बंदा था इनकी आर्मी में, उस बंदे ने ये पूछा भाई साहब ये बता दो लड़ना किससे है, तारीफ हम बाद में करवा लेंगे। ये बोलते हैं बाबर कि यार लड़ना तो राजपूत से है। तो वो कहता है अंकल जी नमस्ते, ये है राणा सांगा, इनसे हम नहीं लड़ सकते, आप हमें कुछ भी किसी से भी लड़वा दो, हम लड़ लेंगे, हम आपके लिए लोधी से लड़ लिए, हम कहीं भी लड़ लेंगे, इनसे मत लड़वाओ। तो बाबर कहता है यार ये तो खेल गड़बड़ हो रहा है, राणा सांगा से तो लड़ना पड़ेगा ना, हराना पड़ेगा। तो बाबर जाके बैठता है, सोचता है यार अब क्या किया जाए। अब बाबर को लगता है यार मैं बहुत तगड़ा एक सिपाही हूं, ऐसे मान लो सेनापति हूं, बहुत तगड़ा, मतलब एक ऐसा वॉरियर हूं जो अपनी आर्मी को लीड कर सकता है, मैं तगड़ा लीडर। तो मुझे अपनी आर्मी के अंदर का ब्लड पंप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तगड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मान लो उसको, मतलब मान लो बाबर वाज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ दैट टाइम। बाबर गया, बुलाया सबको, आ जाओ। बोलता तुम लोगों के पास दम है, आज मैं तुम्हारे सामने जिहाद का नारा लगाता हूं। जिहाद का यूज किया और उसने ये बोला कि अपनी आर्मी को कि जिहाद ये कहता है कि जितने भी नॉन इस्लामिक लोग हैं सबको इस्लाम में कन्वर्ट करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बाबर तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरा करूंगा, जो तुम बोलोगे तुम्हें दूंगा, तुम्हें वहां का ये बना दूंगा, तुम्हें वहां का हेड बना दूंगा, लेकिन आज अपने आप को जिहाद के लिए तैयार करो। और उसने किस अंदर पंप एड्रेनलिन कर दिया उनका। लोग बोले आर्मी वाले चलो भाई साहब ठीक है लड़ेंगे, ट्रिक बताओ कैसे लड़नी है। अब मुगल जो थे इनके पास एक बहुत ही बढ़िया चीज थी जिससे लड़ते थे, वो होती है तोप। इनके पास थी तोप, ये तोप का यूज करके किसी से भी लड़ लेते थे। तोप होती थी तो तोप चला के उड़ा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर राजपूत वगैरह थे वो तलवार से लड़ते थे। राणा सांगा पे किया गया, राणा सांगा पे अटैक किया। वो अटैक का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1527 का। 1527 में इन्होंने बैटल ऑफ खानवा लड़ा।
किससे? राजपूत से, राणा सांगा से। याद रखना सब क्वेश्चन आते हैं, कनेक्ट करके चल रहे हैं। 1556 में पानीपत, 1526 में पानीपत नंबर 1, बैटल ऑफ पानीपत नंबर 1, 26 की बात कर रहा हूं। किस किस के बीच हुआ था ये? किस किस के बीच हुआ था ये? 1526 वाला लोधी और बाबर के बीच में। सिमिलरली बाबर ने फिर से बैटल ऑफ खानवा लड़ा, क्योंकि अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाना था और एस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए राजपूतों को हराना जरूरी था। अपनी आर्मी को मोटिवेट करके लड़ाई की तोप के साथ। देखो मैं तोप भी दिखाई है बेटा, तोप ही देख रहे हो, तोप नहीं तलवार दिखाता। अगर यहाँ पे तलवार होती, तोप दिखाई, तो तोप के साथ में तलवार क्या चलाओगे? चाहे कितनी भी आर्मी लेके आ जाओ, तोप तोड़ा देगी ना 10-15 को इकट्ठा। तोप के साथ लड़ाई की और राणा सांगा को हराया। मोटिवेटेड आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आप मोटिवेटेड हो, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी के अंदर कुछ पाने की आग है, तो आप कुछ भी कर जाओगे। मोटिवेटेड इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये लड़े, कम लोगों के साथ लड़े, तोप के साथ लड़े, दैट्स द अदर थिंग, लेकिन लड़े और हराया बैटल ऑफ खानवा के अंदर राणा सांगा को 1527 में, और अपना एक वर्चस्व वहां पे बना लिया। राजपूत को हरा के लोगों के अंदर टेंशन, टेरर 1527 में दे दी। किसने? बाबर ने। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। बाबर का बेटा हुआ करता था, उसका नाम था हुमायूं। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कौन सा बेटा किसका था। बाबर का बेटा था हुमायूं। अब क्या था कि हुमायूं जो था, इसकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी। बेटा था, तबीयत खराब रहती थी, बाबर बड़ा परेशान रहता था, यार ये बीमार रहता है, कैसे काम चलेगा। बाबर जाके अल्लाह को बोलता है कि अल्लाह एक काम करो, इसकी बीमारी मुझे दे दो, लेकिन इसको ठीक कर दो प्लीज, क्योंकि मैं तो ठीक है, गुजर जाऊंगा उस टाइम पे, लेकिन इसको मेरा आगे का राज्य चलाना है। कहते हैं कि वो उसकी मन्नत पूरी हो गई और 1530 में बाबर की डेथ हो गई। 1530 में बाबर की डेथ हो गई, उसी बीमारी से जो बीमारी हुमायूं को चल रही थी। और 1530 में हुमायूं ने थ्रोन ले लिया, एज अ सुल्तान वहां पे बैठ गया हुमायूं 1530 में। समझ में आ गया है? डायनेस्टीज खत्म कराई हमने सारी की सारी। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, बैटल ऑफ पानीपत नंबर 1 1526, लोधी वर्सेस बाबर, बाबर वर्सेस राणा सांगा 1527, बैटल ऑफ खानवा 1530, बाबर गए, हुमायूं आ गए। अब आया खेल में ट्विस्ट, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक बंदा था जिसका नाम था फरीद, जो अफगानी था। कौन अफगानी था वैसे? लोधी अफगानी थे ना। लोधी को किसने हराया था? लोधी को हराया था बाबर ने। किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी ने बुलाया था। तो कहीं ना कहीं हेल्प भी की होगी ना लोधी की कुछ लोगों ने, उस आर्मी की। उसमें से एक बंदा था जिसका नाम था फरीद, जो अफगानी था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बाबर की हेल्प की थी लोधी डायनेस्टी को हटाने में। तो उसको सारे बाबर मतलब मुगल्स के सारी ट्रिक और टेक्निक पता थी। 1526 में वो लड़े थे बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी से, सारी ट्रिक्स पता थी फरीद। वो फरीद नाम का बंदा 1530 पे हुमायूं आ गया। 1540 में, ध्यान से सुनना बात को मेरी, 1540 में उस बंदे ने एज अ नेम, कौन सा नाम? शेर शाह सूरी। 1540 वो फरीद बंदा जो पहले एक आर्मी का नॉर्मल सोल्जर हुआ करता था, क्योंकि वो ट्रिक सारी जानता था, उसने हुमायूं के आने के ठीक 10 साल बाद हुमायूं पे ही अटैक करके उसको हरा दिया और उसको भागने पे मजबूर कर दिया अमरकोट। हुमायूं को भागना पड़ा। शेर शाह सूरी बोलते हैं द लॉयन किंग ऑफ इंडिया। इनको लॉयन किंग ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड, पट्टेदारी सिस्टम, जमीन पट्टे में दी जाती है ना, पट्टेदारी सिस्टम शेर शाह लेके आए थे। ये सारी चीजें इन्होंने की थी। इसने हुमायूं को हराया, भागने पे मजबूर कर दिया। अब आप सोचोगे कि हुमायूं कैसे हरा दिया? वो तो मुगल आर्मी थी, तोप थी उसके पास, कोई दिक्कत नहीं, तोप थी, ये उन्हीं की आर्मी का बंदा था। इसको पता था तोप बारिश में नहीं चलती। इसने अटैक करा बारिश में, जब बारिश हो रही थी अटैक करके खेल खत्म कर दिया। चलाओ तो पानी कैसे ला, तोप कैसे निकालोगे गोले जब पानी चल रहा है। तगड़ी बारिश में हराया। कौन से बैटल में हराया? बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज, दो बैटल लगातार कंटिन्यूटी में लड़े गए थे। 1539 से स्टार्ट हुआ था, 1540 में जाके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1530 में हुमायूं आ गया, 1539 में अटैक हुआ, बैटल ऑफ चौसा, 1540 में कंटिन्यू गया बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं को भगाया गया, भगा के मारा गया। किसने मारा? उन्हीं के एक बंदे ने, जो पहले
बाबर की आर्मी में, उसके फादर की आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था, सारी टेक्निक जानता था, वो जान के उसने फिर से अटैक कर दिया। क्लियर। हुमायूं का खेल वहां पे हुआ खत्म, हुमायूं को भागना पड़ा अमरकोट। जब वो अमरकोट चले गया तो वहां पे हुमायूं का बच्चा आया जिसका नाम था अकबर। छोटा सा बच्चा था जब वो वहां पे आया था। कहां पे? हुमायूं बाहर था उस समय, इंडिया में नहीं था जब अकबर पैदा हुआ। आगे बात करते हैं। 1540 से स्टार्ट हुआ शेर शाह सूरी का पीरियड, सूरी का रूल। इनके बाद 1540 से 45 के बाद की अगर हम बात करेंगे तो 45 में डेथ हो गई। 45 के बाद इनके सन आए, इनके बेटे आए, आगे कंटिन्यू किया उन्होंने, लेकिन वो उतने इनके बच्चे कैपेबल नहीं थे। तो इसके बाद दोबारा से 1555, देखो अगर हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी कुछ ऐसी बन रही है हमारी, इस तरीके की कंटिन्यूटी बन रही है कि 1530 में हुमायूं आया, 1540 में शेर शाह सूरी आए, 1545 में इसकी हो गई डेथ, 1545 से 1555 तक सूरी रूल चला। 1555 पे हुमायूं ने फिर से किया अटैक, और अब क्योंकि सूरी नहीं थे, टेक्निक नहीं जानते थे और बारिश नहीं हो रही थी, तो हुमायूं जीत गया। 1555 में दोबारा से मुगल रूल स्टैब्लिश किया गया और 1555 में हुमायूं दोबारा से आके अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। किसको हटा के? सूरी रूल को हटा के। शेरशाह नहीं थे वरना ये नहीं जीत पाते, शेरशाह गए तो ये आ गए। ज्यादा टाइम तक उनके बेटे लोग चला नहीं पाए। मिलता बहुत कुछ है, कैपेबिलिटी होती है उस चीज को आगे लेके जाना। अगर आपको मिलता भी है और आप नहीं ले जा सकते तो यू आर वर्थलेस। दोबारा से मुगल रूल स्टैब्लिश हो गया 1555 में। 1556 में ये भाई साहब लाइब्रेरी में टहलते टहलते फिसल गए। कौन भाई साहब? हुमायूं भाई साहब फिसल गए और निकल लिए। ये लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने गए थे, गिर गए और फिसल के मर गए। जब इनकी डेथ हुई तो क्योंकि इनका बेटा था अकबर और अकबर वहां पे प्रेजेंट नहीं था, वो आर्मी, वो किंगडम हो गया लीडरलेस। जब कोई चीज लीडरलेस होती है तो उनको पता नहीं होता हमें कहां, क्या, क्यों, कैसे, किसके साथ करना है। बहुत दूर था अकबर, लेकिन पास का फायदा उठाने के लिए आ गया एक बंदा जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। ही वॉज द लास्ट, यू कैन से दैट, हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। हेमू विक्रमादित्य ने हुमायूं के लाइब्रेरी में फिसल के मर जाने का फायदा उठाया। जितनी देर में अकबर अमरकोट से वापस आते इन्होंने कर दिया अटैक और कब्जा लिया पूरा का पूरा एरिया। 1556 1556। बट अकबर उस समय थे 14 साल के, 14 ईयर्स, अंडर द यू कैन से दैट गाइडेंस ऑफ बैराम खां। आपने मूवी देखी होगी ना, ऋतिक रोशन। अंडर द लीडरशिप ऑफ अकबर, बैराम खां ने उसको गाइड किया और अकबर ने 14 इयर्स की एज में हेमू विक्रमादित्य को 1556 के सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया, जहां पे इनकी हो गई डेथ। किसकी? हेमू की हो गई डेथ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। विक्रमादित्य के आंख में जाके पड़ा तीर, विक्रमादित्य का खेल खत्म। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में, क्योंकि हुमायूं गए थे फिसल तो विक्रमादित्य आ चुके थे। 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था लोधी और बाबर के बीच में 1526 में। 1527 में बाबर ने अपने आप को और तगड़ा दिखाने के लिए राजपूतों को हराया, राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में 1527 में। 1530 में हुमायूं की बीमारी लेकर भाई साहब अब बाबर निकल लिए और हुमायूं आ गए। 1530 से 1540 तक हुमायूं रहे। फरीद बंदा शेरशाह सूरी बनकर अटैक किया। 1540 अंदर का बंदा था, सारी टेक्निक जानता था, उड़ा दिया हुमायूं को, भाग गए। बाहर जाके अकबर का जन्म हुआ। 1540 से 1555 तक रहा सूरी रूल, ग्रैंड ट्रंक रोड, पट्टेदारी सिस्टम, बहुत कुछ बना।
1555 में हुमायूं दोबारा अटैक किया और मुगल रूल स्टैब्लिश किया। 1556 में फिसल के गिर गए। 1556 में गिरने के बाद विक्रमादित्य ने फायदा उठाया, लेकिन वो फायदा ज्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि अकबर भले ही दूर था बट आ तो सकता था और वो आ गया। अटैक हुआ। 1556 पे आकर अकबर ने अपना खुद का रूल स्टैब्लिश किया और 1556 से लेकर 1606 तक रूल किया। 50 साल कोई भी राजा, कोई भी किंगडम इतने लंबे पीरियड तक टिकने वाला में से नहीं था। सिर्फ एक ही बंदा था। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ ताकतवर होना या लोगों को डरा देना या लोगों को घबरा के अपने कंट्रोल में कर लेना एक लिमिट तक आपको आगे ले जा सकता है। मैंने आपको हिस्ट्री की पहली क्लास में एक चीज समझाई थी, जब तक किसी को तकलीफ नहीं दोगे तब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हिस्ट्री में अकबर हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करता था, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जगह कुछ भी हो, सबको खुश रखने की कोशिश करता था। इसीलिए जब लोगों को परेशानी नहीं दोगे, ना अपने किंगडम में, ना अपने लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपके साथ रहते हैं या जिनके आप किंग हो, अगर आप किसी को परेशान नहीं करोगे तो कोई भी परेशान नहीं होगा। हर जगह कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी होती थी क्योंकि कोई ना कोई इंसान आपसे तंग हो चुका होता था, आपकी चीजों से परेशान हो चुका था, चाहे वो आपकी बेवकूफियां हो, चाहे वो आपके गलत डिसीजंस हो, चाहे वो आपकी नेग्लिजेंस हो, चाहे वो आपका खुद को लेकर एक्स्ट्रा सेल्फ प्राइड हो। लोगों को इरिटेशन होता है, तभी वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करते थे, बाहर से किसी को बुलाते थे या अंदर कोई रिवोल्ट होता था। जब तक आप किसी को तंग नहीं करोगे कोई रिवोल्ट नहीं होगा। अकबर के बाद ये चीज बहुत आगे तक गई जब तक औरंगजेब का टाइम नहीं आया, क्योंकि वो चीज कंटिन्यूटी में चलती गई। किसी को तकलीफ नहीं दोगे तो कोई कॉन्स्पिरेसी क्यों करेगा भी तो छोटी मोटी आप निपटा लोगे। अकबर एक ऐसा बंदा था जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा ज्यादा लंबा हो चुका है, लेक्चर में कंटिन्यू करता रहूंगा। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है, हम लोग ऑफलाइन सेंटर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। जयपुर में हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, पटना में हम लॉन्च करने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, बहुत जगह हम सोच रहे हैं। आपको लगता है अगर आपके यहाँ पे कहीं पे भी जहां भी आप रहते हो, एडुकेशन, प्रॉपर एडुकेशन, अफोर्डेबल, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे 2-2, 3-3 लाख, 1-1 लाख रुपए फीस पे लोग दे रहे हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो जगह का नाम। हम वही चीज आपको 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10 फीस पे उसी फैकल्टी के साथ, उससे भी बेटर फैकल्टी के साथ प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारा काम इस समय एक चेंज लाना है, एक वो सिस्टम स्टैब्लिश करना है जिसमें हर बच्चा, चाहे पैसा हो चाहे पैसा नहीं हो, वो उस स्टेज पे आके खड़ा हो पाए कि वो कंपटीशन को दे सकता है। एक टाइम पीरियड आता है, वो टाइम पीरियड आता है सैचुरेशन का, वो सैचुरेशन का पीरियड आ चुका है। लोगों को चाहिए इस टाइम एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, और उसके लिए वी आर वर्किंग टुडे, और उसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आपका बहुत 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 प्यार मिल रहा है, बहुत 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 रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे। जब मैं कमेंट्स देखता हूं मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी की लाइफ में कोई भी इंपैक्ट डाल पा रहा हूं, तो उसके लिए, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन एक टीचर के लिए नहीं हो सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आगे तक ले जाने के लिए। कोशिश क्या मैं करूंगा ही, हिस्ट्री पॉलिटी में लेके आऊंगा, ज्योग्राफी भी लेके आऊंगा, पूरा सिलेबस में यही कराने वाला हूं। बस आप सीरियसली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो, सपोर्ट करते रहो, जितने लोगों को ला सकते हो यहाँ पे क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में आप लाओ, सपोर्ट करो अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ जो चीज यहाँ पढ़ते हो, और नोट्स जरूर बनाओ जब भी क्लास देखते हो। इसके बाद इस क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, जो डेट्स की क्रोनोलॉजी है जैसे मैंने बताया उसे कनेक्ट कर लो, और कनेक्ट करने के बाद क्लास बंद करके पेज पे माइंड मैप बना लो। माइंड मैप का वीडियो मैंने दे रखा है पहले से ही, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, पुरानी क्लासेस भी है। माइंड मैप बनाओ, नीचे मैं लिस्ट उसमें भी दे दूंगा, आपको पिन कर दूंगा, कमेंट करवा दूंगा, वहां पे भी आप वीडियो देख सकते हो माइंड मैप कैसे बनाना है। बट ऐसे ही पढ़ते हो जैसे बता रहा हूं, थ्योरी की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा के चीजें करने की जरूरत है। उसके लिए कैटलिस्ट आपके साथ है। दिस इज यस पढ़ने साइनिंग ऑफ दिस हिस्ट्री सेशन ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द अकबर इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, और आगे तक लेके जाएंगे उसको जब तक हमारा ब्रिटिश रूल नहीं आ जाता है। तो टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, स्टे हाई with the feeling of being successful. Thank you. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination?
दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और स्टेट सर्विसेज, कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन कि होता क्यों नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे SSC के लिए और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. लेट्स सी दैट. पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.